नमस्कार, इंडिया टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आपका भी बहुत स्वागत। एक पुराने गाने के बोल हैं कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, अजी लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ। दरअसल जिस तरह लगातार हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, हमारे फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, उससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। उनमें से कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो गिफ्ट के तौर पर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और गिफ्ट के तौर पर हमारे माता पिता से हमें मिली हैं। देश में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो जेनेटिकली ब्लड प्रेशर के शिकार है, यानी माता पिता उनके पूर्वजों में था बीपी, इसलिए हम में आ गया। जेनेटिकली शुगर के शिकार हैं, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, यानी पूर्वजों से ये बीमारियां उन तक पहुंची हैं। और यहां तक कि जेनेटिक हाइपरटेंशन और डिप्रेशन से भी परेशान है। सुशांत, ऐसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर पर जर्मनी में एक रिसर्च हुई है और जिस दाल रोटी की आप बात कर रहे हैं ना, जर्मनी के ल्यूबेक यूनिवर्सिटी में हुई उस रिसर्च में यह पता चला है कि दाल रोटी चावल जैसे साधारण भोजन में जेनेटिक बीमारियों को रोकने की ताकत है। जो लोग इन जेनेटिक बीमारियों की गिरफ्त में पहले ही आ चुके हैं, उनके लिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव है ना, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो योग और आयुर्वेद के जरिए इन तमाम रोगों का आज उपचार बताएंगे। तो जेनेटिक डिजीज से जुड़ी तमाम समस्याओं का निदान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव, जिन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में योग को फैलाया है, उसे विस्तार दिया है। स्वामी जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी, आपका भी, सुशांत जी आपका, और हमारे इंडिया टीवी के माध्यम से हमारे साथ जो लाखों करोड़ों भाई बहन योग कर रहे हैं, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। जेनेटिक डिजीज दरअसल एक बड़ी समस्या है जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परेशान होते चले आते हैं। सबसे पहले तो स्वामी जी ये भी बता दीजिए कि अगर माता पिता को कोई बीमारी है या दादा को थी, तो जैसे मान लीजिए शुगर हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो उसकी कितनी संभावना है कि वो बच्चों में भी आएगी? और क्या आपके माता पिता से भी आपको कोई बीमारी ऐसी मिली जेनेटिकली जो आपने योग से ठीक की? देखो सुशांत जी, बहुत गहरा विषय है, इसलिए मैं 2 मिनट में छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, लाइफ इज लाइक ए सीड एंड 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी। आज हम जिन जेनेटिक बीमारियों की बात करते हैं, तो ये जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो हमारा पूरा शरीर है सुशांत जी, ये 37 ट्रिलियन सेल से बना है। और एक सेल की कोशिका में, एक सेल माने एक कोशिका का जो डीएनए है, उसमें 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। और एक जो हमारा जो बेस पेयर होता है, उसके अंदर 23 जो जोड़े होते हैं, खाली स्पर्म ओवम को छोड़ करके। माने इतनी जबरदस्त रचना है। और उन एक एक सेल से उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स के समूह से फिर टिश्यू, उससे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स, पूरा रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, स्केलेटन, डाइजेस्टिव, पूरा का पूरा जो हमारा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमिक सिस्टम, वॉलेंट्री सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम बनता है। और ये सिस्टम जब गड़बड़ होता है, तब हमारे भीतर डिजीज आती है, बॉडी में डिजनरेशन। जो एक हमने बताया था, एक 24 घंटे से लेकर के 10 दिन से लेकर के 100 दिन, 1 महीने से लेकर के 1 साल में पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, टर्नओवर टाइम होता है। उसमें जब वो जल्दी जल्दी कोशिकाएं टूटने लगती है, उसको बोलते हैं डीजनरेशन, उससे होती है डिजीज। और वो कोशिकाएं अनडिसिप्लिन वे में टूटने लगे, ग्रोथ होने लगे, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड अनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। और वो आपस में एक दूसरे को खाने लगे, इसको कहते हैं ऑटोमेन डिजीज। तो सेल्स के द्वारा जो बीमारियां हो रही है डीएनए के द्वारा, उसको हम जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। नॉर्मल एक एक्सप्रेशन होता है, सेल अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसके द्वारा जेनेटिक बीमारियां होने की 99% से लेकर 100% संभावना है। लेकिन यदि इसको सेल के जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है उसकी बजाय उसको योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, अपने अच्छे आहार विचार खान पान के द्वारा हम उसको डिवाइन एक्सप्रेशन में, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर के जाएं, तो हम जेनेटिक डिजीज से बच सकते हैं। ये तो मैंने एक पूरा ये जेनेटिक डिजीज का डीएनए से लेकर के किस तरह से डिजीज होती है उसका एक साइंटिफिक साइकिल कहा, जो आपने मुझसे पूछा जी।
तो मुझे जेनेटिक रूप से पहले भी बोला था, एक तो दांतों की समस्या हुई, जेनेटिक रूप से मुझे जो है बाल भी जो मेरे से उम्र में छोटे हैं और जो बड़े हैं, बड़े वाले के 100%, जो छोटे वाला है उसके करीब 80-90% सफेद हो चुके हैं। अच्छा। और मैंने अभी तक रोका हुआ है, मेरे 10-20% बाल अभी सफेद हुए हैं। तो मानस ये बड़ी बात है। जेनेटिकली लोग गंजे भी होते हैं, हाँ। बीपी, शुगर, हार्ट, कैंसर आदि की बीमारियां तो होती ही होती हैं। तो इसको ब्रेक लगा सकते हैं, मैंने पूरा साइंस जो कहा है, बस उसके लिए योगाभ्यास जी। नियमित रूप से करना पड़ेगा। जी स्वामी जी, जिस वैसे ब्रेक आसनों की का आप बात कर रहे राजा हैं, शीर्षासन और सर्वांगासन कहा जाता है, वहां से कोई शुरू कर दे तो बहुत अच्छी बात है। जी स्वामी जी, आप जिस ब्रेक की बात कर रहे हैं वो ब्रेक हम कैसे लगाएं, यही आज हम आपसे जानना चाहते हैं। इन्हीं जेनेटिक बीमारियों को भगाने का इलाज आपसे चाहते हैं, तो योगाभ्यास से आज की हम शुरुआत करते हैं। वो पहला योगाभ्यास क्या है जिससे हम इन जेनेटिक बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, अगर ये हमारे अंदर आ गई हैं तो? अभी बीपी, शुगर, थायराइड, डायबिटीज एक्सप्रेस नहीं हुई है, तो जिनको कोई रोग अभी जेनेटिकली प्रकट नहीं हुआ, 10, 20, 50, 60, 70 साल में भी, किसी को 60 साल की उम्र में जाके टीबी होता है, किसी को 50 साल में जाके माता पिता वाला हार्ट का प्रॉब्लम आता है, तो उसको हार्ट डिजीज होती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, उसको जीन्स में एक्सप्रेस होता है। तो जिनको अभी एक्सप्रेस नहीं हुआ है वो तो शीर्षासन और सर्वांगासन भी कर सकते हैं। जिनको एक्सप्रेस नहीं हुई अभी डिजीज जेनेटिकली, तो आप तो अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़े दिनों में आपका अभ्यास हो जाएगा। कल हम सुशांत जी को भी अपने साथ कराएंगे। तो ये तो जिनको अभी एक्सप्रेशन नहीं हुए हैं वो कर ले। सर्वांगासन तो आप भी बहुत अच्छा कर लेती है, तो ये आसनों के राजा कहे जाते हैं, शीर्षासन और सर्वांगासन। तो ये तो वो कर ले जिनको अभी डिजीज एक्सप्रेस नहीं हुए। जिनको एक्सप्रेस हो गए, अब ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज हो गई, अस्थमा हो गया, और टीबी होने की संभावना है। माता पिता को टीबी था तो बच्चों को 99%, जो आप पूछ रहे थे सुशांत जी, 99 से लेकर के 100% संभावना है। अच्छा। तो उसके लिए ये हम 10-11 आसन बता रहे हैं, ये 11 आसन कर ले। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। माता पिता को ब्लड प्रेशर है, माता पिता को जो है कैंसर हुआ है, माता पिता को जो है हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, अस्थमा हुआ है, यहां तक कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है, सिकल सेल की प्रॉब्लम है, माइनर थैलीसीमिया की प्रॉब्लम है, ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं। लेकिन इसको आयुर्वेद में कहा है, ये जो डीएनए से होने वाले जो रोग हैं इनको बीज दोष कहा है। तो इस बीज दोष के लिए एक तो अष्टवर्ग है, शिलाजीत है, च्यवनप्राश है, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, गिलोय, आंवला, आंवला त्रिदोषनाशक है, गिलोय त्रिदोषनाशक है। ऐसे ही घृत है, घृत कुमारी है, घी और दूध को रसायन कहा। वैसे सबसे बड़ा रसायन तो ब्रह्म रसायन प्राण है, इसी को ब्रह्मास्त्र का है। तो मंडूकासन, ऐसे मुट्ठियां बंद करके नाभि के दोनों ओर लगा करके, फिर ऐसे लगा करके गंभीरता पूर्वक। तो एक साथ ब्लड प्रेशर जो जेनेटिकली हो रहा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज, जिनको अस्थमा और रेमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी समस्याएं जिनको होने की संभावनाएं हैं, वे आज वाले ये 10-12 आसन जो हम बता रहे हैं इनको जरूर डेली कर लें और फिर प्राणायाम करें। उसका विज्ञान फिर करते हुए बताएंगे। तो हम इन जेनेटिक डिजीज के ऊपर ब्रेक लगा सकते हैं, अर्थात डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, कैरेक्टर है, उसको करेक्ट कर सकते हैं। मंडूक आसन के बाद शशकासन। डीएनए का जो पूरा स्ट्रक्चर है, मैंने अभी आपको बताया कि एक जो डीएनए है, एक कोशिका का जो डीएनए, वो उसमें 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। और ये जो
ऐसे आधा से 1 मिनट ऐसे कर लिया, रिलैक्स होकर के ऐसे। आगे झुकने वाले, फिर पीछे झुकने वाले। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे इस डिजीज को तय करते हैं कि डिजीज होगी या नहीं होगी। और इसके ऊपर जो अभी तक रिसर्च हुआ है उसे पता लगा है कि क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को सुधारा जा सकता है, उसके अंदर से अच्छे एक्सप्रेशंस आने लगते हैं। ये उष्ट्रासन ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे बैठ करके ऐसे भी कर सकते हैं। जिससे जितना हो पाए, जो ऐसे नहीं कर पाए वो ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये आगे पीछे झुकने से, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग से पूरा हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस होता है। और स्ट्रक्चरल बैलेंस के साथ केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस, डीजनरेट हुए सेल्स का रीजनरेशन, और जो मैंने कहा था डिवाइन एक्सप्रेशन एंड डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत बड़ी फिलोसफी है योग की। बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर। जो डीएनए के द्वारा जो होने वाले जो रोग हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, उसको हमारे यहां पर योग में कहा गया कि ये आयुर्वेद में कहा गया बीज दोष है। उसको हम निर्बीज करना है, उसको दग्ध बीज करना है। उसके लिए बड़ा शब्द है प्रतिप्रसव। और आम आदमी के समझ में जो शब्द आ जाए वो 2 शब्द मैं बोल रहा हूं, निर्माण और निर्वाण। निर्माण अर्थात एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और निर्वाण माने मोक्ष, मुक्ति। आगे झुके मंडूकासन का एक अभ्यास हुआ। तो जेनेटिक जिनको डायबिटीज है, जेनेटिक जिनको बीपी शुगर है, वे उनके लिए सब अभ्यास चल रहे हैं। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक डायबिटीज, जेनेटिक आर्थराइटिस जिनको है, वे करें सब पीछे भी हाथ रख करके। इसमें मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं। कुछ कह रहे हैं सुशांत जी? मैं ये बस जानना चाह रहा था कि एक तो हमें जो जेनेटिकली बीमारियां मिली हमारे माता पिता, दादा परदादा से, उनको हम इन योग से ठीक कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारी आगे की जनरेशन है, मान लीजिए हमने योग किया और अपना बीपी ठीक कर लिया, हमने योग किया और बहुत हद तक अपनी दूसरी बीमारियां कंट्रोल कर ली, तो इसकी कितनी संभावना है कि वो जीन आगे नहीं जाएगा? हम आगे वालों को भी बचा लेंगे क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये मंडूकासन की तरह शशकासन के 2 अभ्यास है। तीसरा अभ्यास मैं हमेशा बताता हूँ, जिनका शरीर स्वस्थ है, हेल्दी है, हल्का है, वे ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा कठिन होगा, लेकिन सरल सरल के बीच में एक आधा हम कठिन भी बता देते हैं। तो यदि हम योगाभ्यास करें तो जो मैं अभी सेल का स्ट्रक्चर बता रहा था, एक एक सेल के स्ट्रक्चर में 23 जो पेयर्स होते हैं उसकी बात मैं कर रहा था। अब जो स्पर्म और ओवम होता है उसमें ये आधे होते हैं 23 की बजाय, और दोनों मिलकर के फिर एक बनते हैं। यदि हम अपने स्पर्म और ओवम इन 2 कोशिकाओं से 1 कोशिका बनती है, उससे 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और उससे फिर जो है ये 32, और उससे फिर एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, और उससे फिर पूरा हमारे एक एक कोशिका का और फिर पूरे हमारे ऑर्गन्स का ये सब निर्माण होता है। तो हमने शुक्र और रज को, स्पर्म ओवम को हमने ट्रीट कर लिया। यदि हमने प्राणायाम किया, अच्छे आहार विचार रखे, अच्छी चीजें खाई पी, जैसे मैं कह रहा था अष्टवर्ग है, अश्वगंधा है, शतावर है, आंवला है, गिलोय है, अच्छा आहार ले, पोल्यूशन से बचें, तो हम अपने पूरे बीज को अच्छा कर सकते हैं। जैसे आजकल अच्छे मैं योगाभ्यास करते करते बता देता हूं, क्योंकि विषय बहुत है आज लंबा हमारा। यदि हो सके तो अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन कर ले। आजकल आम लोगों की भाषा में, क्योंकि मैं तो गांव का आदमी हूं, इसलिए ग्रामीण भाषा में भी, आम लोक भाषा में मैं बड़े से बड़े वैज्ञानिक सत्यों को, तथ्यों को कहता हूं। तो जैसे अच्छी गाय की नस्लें, गाय जो 5 किलो भी दूध दे रही है तो 25 किलो कैसे दे, तो उसके लिए अच्छा जो सीड है वो लिया जाता है, अच्छा बीज लिया जाता है अच्छे नंदी का। तो फिर गाय जो 5-10 किलो दूध दे रही हो 25-50 किलो भी दूध दे सकती है।
एक तरफ से दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कर ले इसको। तो जैसे गायों में नस्ल सुधार हो रहा है, हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है, भैंसों में नस्ल का सुधार हो रहा है, भेड़ बकरियों में, गधों में, खच्चरों में। और ऐसे ही बीज को संस्कृत किया जा रहा है, बीज संस्कार उसको बोल रहे हैं, वक्रासन। गेहूं के, बाजरे की, सरसों के अच्छे बीज तैयार किए जा रहे हैं, सोयाबीन के, आम के अच्छे बीज तैयार किया जाता। तो आदमी के बीज को शुद्ध करने के लिए आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, जो उसका बिहेवियर है, उसकी जो डिसिप्लिन लाइफ है, वो तो महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे बड़ा भाग है योगाभ्यास का, और योगाभ्यास के साथ आहार और विचार। मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू आपने खाया पिया, सीधा जाके डीएनए को डिस्ट्रॉय करता, वो उसके ऊपर इफेक्ट करता है और उसी से कैंसर आदि होता है फिर। अच्छा, तो जितना हो सके हम गलत खान पान से बचे, व्यसनों से बचे। मैं बस ये कह रहा था कि ऐसा ना हो कि आप इसमें भी थोड़ी स्पष्टता दे दें कि अपना खुद का कितना योगदान है अपने जीवन में और कितना जेनेटिकली मिला है। क्योंकि कल को ऐसा ना हो कोई बच्चा जो है वो फेल हो और पिता डांटे तो बोले बीज ही गड़बड़ था, मैं क्या कर सकता हूं या गणित में फेल हो जाए तो बोले ये मुझे जेनेटिकली मिला है। तो इसको मैं गोमुखासन करता हुआ 2 शब्दों में कह देता हूं। जो पहले से मिला है वो हमारी किस्मत है, वो डेस्टिनी है, वो प्रारब्ध है। जो अब हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है। तो प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ होता है, डेस्टिनी से, किस्मत से बड़ा भाग्य अपना कर्म होता है। तो हम यदि कर्म करें, योगाभ्यास करें, पढ़ाई करें। अब मेरे माँ बाप दोनों ही अनपढ़ थे, मैं कहूं जी मैं तो कैसे पढ़ूंगा लिखूंगा। तो मैंने वेद शास्त्र भी पढ़ा, योगा शास्त्र भी पढ़ा, चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ा, अर्थशास्त्र भी पढ़ा, राजनीति शास्त्र भी पढ़ा। मैं कहूं मेरे माँ बाप दोनों ही अनपढ़ थे, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। वो खेती करते थे, मैं तो खेती से आगे जा ही नहीं सकता। मैं एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, मीडिया और कोई सेक्टर ऐसा नहीं, सोशल सेक्टर हो, रिलीजियस और स्पिरिचुअल सेक्टर हो, सब जगह हूं ना। तो पुरुषार्थ बड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, वैज्ञानिक भाषा मैंने बहुत बोल लिया, अभी थोड़ी देसी भाषा बोल रहा हूं। भैया पहले से जो मिला है वो बहुत मिल गया, आदमी बन गए, बाकी आप कुछ भी बन सकते हैं अपनी मेहनत से। तो एक तो योग वाली मेहनत है जो सुबह सुबह हम बता रहे हैं ये करनी है, दूसरी कर्म योग वाली मेहनत है, उसको करके हम अपने शरीर के स्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने मन को, बुद्धि को भी बहुत तीव्र बना सकते हैं। कुछ कहते हैं जी ये तो दिमाग तो जेनेटिकली मिलता है। भैया जेनेटिकली तो दिमाग मिल गया, उसको एक्सप्रेस करो। इसलिए मैं एक्सप्रेस शब्द जो है ये साइंटिफिक लैंग्वेज बोलता हुआ कह रहा हूं। एक्सप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन एक नॉर्मल होता है, एक ये योग के द्वारा डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करो। सुबह सुबह योग करो और दिन भर मेहनत करो। तो जो जेनेटिकली आपको ब्रेन मिला है, बीमारियां मिली है, बीपी, शुगर, थायराइड मिला है, इन सबको पार कर जाओगे। जेनेटिकली माँ बाप से आपको अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिला है तो आप अच्छा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो बॉडी को। माने 2-2, 4-4 घंटा मेहनत करो तो बहुत पहलवान बन सकते हो। यानी ये ऐसे है स्वामी जी कि किसी को रोटी मिली तो वो ये कह सकता है मेरे पास तो सूखी रोटी है, और कोई ये भी कर सकता है कि उसमें कैप्सिकम काट के और टमाटो सॉस लगा के बोल सकता है इसको पिज्जा बना लिया। अब बर्गर पिज्जा वाले उदाहरण तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये उत्तान मंडूक आसन है, क्योंकि मैं बर्गर पिज्जा वाला नहीं हूं ना। भगवान ने आपको आटा दिया है, आप उसका हलवा बना लो, उसके 36 प्रकार के व्यंजन बना लो। आप माने बेस मटेरियल तो भगवान ने दे दिया आपको, आटा, चावल। अब उसके इडली, डोसा, 36 प्रकार के, क्या सैकड़ों प्रकार के व्यंजन आप बना सकते हैं। भगवान ने आपको जमीन दे दी, आपके माता पिता ने आपको विरासत में 1, 2, 5, 10 एकड़ जो जमीन दे दी। अब उस खेत में आप केसर उगाओ कि उस खेत में आप खरपतवार उगाओ, उसके अंदर आप धतूरा उगाओ कि उसके अंदर आप गन्ना और आलू, मटर, टमाटर उगाओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये कुछ बैठ करके आसन हो गए। ऐसे ही एक तो आसन लेट करके भी कर लीजिए, तो इससे पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। तो माता पिता से जैसा भी आपको शरीर मिला है वो मैंने कहा वो खेत की तरह है। जमीनी हकीकत बोलते हैं ना सुशांत जी,
तो जमीनी हकीकत ये है कि खेत तो मिल गया भाई, अब उसमें थोड़ी खरपतवार भी है तो उसको ठीक कर लो। हाँ सही बात है। ऊंची नीची उबड़ खाबड़ है तो उसको ठीक कर लो थोड़ा। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं स्वामी जी हल चला करके, कि गोनी जैसे लगा माता करके, पिता की अगर और हाइट अच्छी ना हो तो बच्चे की हो सकती है क्या या नहीं हो सकती, क्या उसके चांसेस कितने रहते हैं और उसको कैसे ठीक करें, जेनेटिक शुगर को कंट्रोल कैसे करें? देखो कुछ चीजें तो माता पिता से मिली है, उसको थोड़ा बदला जा सकता है। अब किसी का जमीनी राजस्थान में और कहे कि मैं केसर लगाऊंगा, अब राजस्थान की खेती में केसर तो नहीं हो सकती, तो किसी के माँ बाप है ही 4-4, 5-5 फीट के, तो उनके बच्चे तो अमिताभ उनके बच्चन बच्चे कैसे हो सकते हैं? माने 5.5 फीट तक तो हो सकते हैं। वो अमिताभ बच्चन जैसे नहीं होंगे। तो थोड़ा तो असर पड़ेगा, थोड़ा तो असर पड़ेगा, लेकिन जैसे कहीं बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, कहीं बंजर है, तो उसको खाद पानी डाल के, गोबर डाल करके, उसको ट्रीटमेंट करके अच्छा किया जा सकता है। तो ऐसे ही ये मरकट आसन, ये अभ्यास मैंने कहा पूरे शरीर के लिए, जितने अभी बता रहे इतने कर लिए तो सारे जेनेटिक डिजीज से बच जाएंगे, जितना इजीली कर सके। पहला अभ्यास मरकटासन का। अच्छा स्वामी जी, इनमें से जो शुगर के लिए हो वो स्पेसिफिकली बता दीजिएगा, क्योंकि शुगर कहते हैं जेनेटिकली बहुत ज्यादा ट्रांसफर होता है। शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी और हार्ट की प्रॉब्लम भी, खास करके एशियन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम जेनेटिकली है। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, और ये जो अस्थमा भी है ये भी जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। तो अभी शुगर के लिए जो पहले हमने आसन बता दिए थे, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, वो तो जरूरी है ही। अभी लेट करके अभी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन बताने वाले हैं। तो आसनों की भूमिका करीब 10% होगी, प्राणायाम की भूमिका करीब 90% होगी। अच्छा। और कैंसर आदि में तो 99% तक हो जाएगी, हार्ट में, ब्लड प्रेशर में 99%। तो प्राणायाम की भूमिका 90 से 99% और आसनों की भूमिका 1 से 10%। जैसे डायबिटीज में मंडूक आसन, योगा मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, और ये अभी जो कर रहे हैं पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जो इससे आगे हो गए, ये बहुत जरूरी है। डायबिटीज जिनको जेनेटिकली होने की संभावना है तो रोज 1-1 मिनट कर ले, 1 मिनट लगाना है खाली, और एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के पूरे स्ट्रक्चर को आप और पूरे अपने कैरेक्टर को करेक्ट कर सकते हैं। ये 1-1 मिनट करना है खाली, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। तो ये नियमित रूप से कुछ आसन कर लें और प्राणायाम कर लें तो सारे जो जेनेटिक रोग हैं उनसे आप बच सकते हैं। खान पान पर ध्यान रखें, मैंने कहा था एक कण भी गलत आहार का अंदर नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार नहीं जाना चाहिए। आहार से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, विचार से हमारा कैरेक्टर बनता है। तो जैसा आहार और विचार होगा वैसे ही हमारी वाणी, व्यवहार, हमारा जीवन होगा। तो उत्तान पादासन, नौकासन 1-1 मिनट ऐसे कर, तो इससे पूरा जेनेटिकली पेट के भी रोग होते हैं, जिनके माता पिता के लीवर कमजोर होते हैं, आंतें कमजोर होती है, बवासीर भी जेनेटिकली होता है, तो ये पेट के भी सारे रोग नहीं होंगे जेनेटिकली। तो ये अभ्यास, और एक थोड़ा कठिन करेंगे और जरा देखते हैं मीनाक्षी जी भी अभी कर पाएंगे कि नहीं। दोनों पैरों के तलवों को मिला लेंगे, ये नाभि धरण जिनकी डिग जाती है, पेट बहुत गड़बड़ रहता है जिनका, वैसे डायबिटीज के लिए भी लाभप्रद है। पंजों को खींचा और खींच करके पैर के अंगूठों को नासिका से ऐसे लगा दिया, पादांगुष्ठ नासा। अरे वाह, मीनाक्षी ने भी कर लिया है स्वामी जी। तो खींचातानी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो मीनाक्षी धीरे धीरे आपकी उत्तराधिकारी बनती जा रही है। योग, हाँ, इनको जरूर उत्तराधिकारी बना देंगे। और इनको मैंने कहा था BA MA की डिग्री भी दे देंगे, PhD भी दे देंगे इनको। और कुछ उत्तराधिकारी के नाम से सोच रहे होंगे कि पतंजलि योगपीठ की भी उत्तराधिकारी बन जाएंगे। बस मुझे लगता है फिर अब मुझे हरिद्वार ही आना है। तो ये लास्ट एक अभ्यास बता देते हैं, फिर आगे के प्रश्न उत्तर भी ले लेंगे। जी। सूर्य नमस्कार भी यदि कोई कर सके तो ये पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, जनरली सभी के लिए।
मैं बस इसमें एक सवाल जोड़ दे रहा हूं, क्या इससे जेनेटिक गंजापन भी चला जाएगा जितने आपने बताया आसन? इसलिए सबसे पहले हमने शीर्षासन बताया था, जो उसको करेंगे तो कम से कम 25-30 साल उसको आगे खींच सकते हैं। माने बाप 50 साल में गंजा हुआ था, बेटा 80 साल में जाकर के होगा। तो उसके बाद हो भी गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद तो बाल की उतनी जरूरत भी नहीं रहती। माने कुछ बीमारियों को 25-30 साल आगे बढ़ाया जा सकता है। बालों का गंजापन है, जैसे किसी के माता पिता को बचपन में ही चश्मा आ गया था, ये चश्मा भी, आंखें भी जो कमजोर होती है जेनेटिकली होती है, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसा बीज वैसी खेती। तो बीज दोष को काफी हद तक टाला जा सकता है। तो ये सूर्य नमस्कार भी जो है करके अपने स्ट्रक्चर को अच्छा बना सकते हैं। मैंने सामान्य और मध्यम गति से करके बताया है, श्वासों के नियंत्रण के साथ ऐसा कर ले। और किसी किसी के माता पिता बड़े दुबले पतले और उनके बच्चे बड़े मजबूत हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, माने शरीर के डील डोल से लेकर के, अपनी प्रज्ञा के विकास से लेकर के, अपना पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर का जो एक्सप्रेशन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी रिसर्च होते रहेंगे, लेकिन अब उनके आधार पर कुछ लोग ये तय कर लेते हैं, अरे माँ बाप को तो ब्लड प्रेशर था, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको शुगर था, उनको अस्थमा था, उनको कैंसर था, हमें तो होगा ही होगा। ये जो माइंड का ब्लॉकेज है, इसको हम तोड़ना चाहते हैं कि रोज प्राणायाम करें, भस्त्रिका, पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा, आपके जीन्स में, आपके क्रोमोसोम्स में, आपके डीएनए में, आपके उन जो है एक एक जीन्स क्रोमोसोम से, डीएनए से बनने वाले जो आपके टिश्यू, उनसे बनने वाले जो ऑर्गन, उनसे बनने वाला रिप्रोडक्टिव, एक्सिक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सेक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोमेन सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम करेक्ट होता है। इसलिए मैंने कहा, ये जो प्राण विद्या है, ये योग विद्या का मूल है। ये कंपल्सरी है, नेसेसरी है, ये मैंडेटरी है सबके लिए, इसलिए हम रोज प्राणायाम बताते हैं। अच्छा स्वामी जी, योग तो हो गए, साथ में कुछ औषधियां भी बता दीजिए, क्योंकि आप वो हमेशा हर बीमारी के लिए बताते हैं। जेनेटिक बीमारियों के लिए औषधियां क्या हो सकती हैं घर की? घर की औषधियां सबसे पहला तो घी है। अच्छा, राजस्थान में बोला जाता है, घी खाओ देसी, ट्रैक्टर रखो मैसी, ऐसे आम कहावत है। बोले भाई मैं कोई ट्रैक्टर का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं सबको, भाई घी खाओ, भाई दूध घी खाओ और स्वस्थ रहो। आजकल तो लोग घी से ऐसे भागते हैं जीरो फिगर के चक्कर में, जिनको दूध और घी पूरा मिलता है। सुशांत जो बात कह रहे हैं ना स्वामी जी की, जीरो फिगर के चक्कर में लोग घी छोड़ देते हैं। हाँ बताइए जी, मैं बस ये कह रही थी स्वामी जी कि मैं जब तक रोटी पर घी ना लगा लूं, दाल के ऊपर से घी ना डाल लूं, या चावल गरम गरम पे घी ना डालूं, तब तक मुझे लगता है मेरा खाना अधूरा है। और मैं आपके सामने बैठा हुआ कह रहा हूं, मैंने गुरुकुल में 3 से 5 किलो घी प्रत्येक महीने में खाया है। मैंने साल भर में 50-60 किलो घी खाया है। इसलिए घी खाने से कोई बीमार नहीं होता है, उससे हड्डियां, मांसपेशियां, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर मजबूत बनता है। घृतम च जीवनियम च च्यवन प्राश एवच, और गिरिजस से प्रयोग रेत दोषान अपोहति। चरक संहिता में महर्षि चरक ने कहा है, घी लो, दूध पियो, और अश्वगंधा, ये मेरे साथ में रखी हुई है, ये शतावर है, इनके पौधे भी है, ये जो चौड़े पत्ते वाली ये शतावर है, ये सफेद मुसली है, उसके नीचे शतावर है, छोटे छोटे पत्ते वाली, अश्वगंधा शतावर, ये अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा, ये शतावर, ये सफेद मुसली, शतावर, शतावर, सफेद मुसली, अश्वगंधा, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, गिलोय, आंवला। ये आंवला तो सबसे बड़ा रसायन कहा है आयुर्वेद में। आंवले के साथ में घी और मधु मिलाकर के खाएं, आंवले का च्यवनप्राश, यह रसायन कहा है। ये शिलाजीत, इसको रसायन कहा है, जो शिलाजीत एक शिला से बनती है। तो इनके सेवन से पुरुषों को शिलाजीत,
और आंवला सबको, महिलाओं को शतावर, ये सब लेने से पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो जाता है। माने डीएनए में जो कोई डिजीज भी आ रही है तो वो बीज दोष भी खत्म हो जाएगा। तो अष्टवर्ग जीवक, निष्पक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, ये अष्टवर्ग है। च्यवनप्राश, ये मैंने जो औषधि बताई, ये गिलोय, ये सबसे बड़ी है, त्रिदोषनाशक है। गिलोय, आंवला, ये त्रिदोषनाशक है। और रसोन, लहसुन जिसको कहा जाता है, एक रस को छोड़ के बाकी सारे रस उसके अंदर होते हैं। बस जिनकी पित्त प्रकृति होती है वो घी में तल करके खाएं तो त्रिदोषनाशक है, खाली पेट। और जिनको हार्ट की, ब्लड प्रेशर की बहुत संभावनाएं हैं वो प्याज कच्चा खाएं, कपालभाति करते रहे